यार आपने रिकॉर्डिंग करके क्या करनी है? जाहिर बात है मैम जी, क्लास को सेंड करनी है मैंने। आप मुझे अलाउ कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। अलाउ कर दे, मैंने कहा मैं सेंड कर दूंगा। मेरी तस्वीर आ रही होगी आपके सामने, उस पर क्लिक करें तो वहां पे होगा। 1 मिनट वेट करो। यार देखो ना, हो गई। जुमर, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी 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 मैम जी, हो गई है, शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या टॉपिक किया था? एक तो आपकी क्लास जो है वो मीटिंग ज्वाइन करके सो जाती है, और अगर आप लोगों का ऐसे बिहेव रहा तो मैंने आपकी क्लास लेनी बंद कर देनी है। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगी, फिर आप जाने और आप लोगों का काम जाने। मैम जी आई थिंक मैम क्वेश्चन नंबर 3 लीनियर और क्वेश्चन नंबर कॉम्बिनेशन, 9। मैम लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़े थे हमने, और स्पैनिंग। बिल्कुल लीनियर मैम कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पढ़ नंबर लिया था। 9, और क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 किया था। बिल्कुल। और लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ स्पैन सेट की मैंने डेफिनेशन दी थी कि ऑल वेक्टर्स डिफाइनिंग इन अ सेट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म, सो दैट सेट इज कॉल्ड स्पैन सेट। और आज जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन से आगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, सॉरी। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम वेक्टर स्पेस में से सेट ऑफ वेक्टर्स को चूज करके विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन उनका समेशन लेते हैं, वो इक्वल टू आता है 0। लीनियर कॉम्बिनेशन में वो 0 के इक्वल नहीं होता, वो इक्वल होता है हमारे पास सेट ऑफ अदर वेक्टर या किसी एक सिंगल वेक्टर के। बट यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन में पूरे वेक्टर्स को लेना है, उनका कॉम्बिनेशन जो है स्केलर के साथ वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में आएगा, बट कॉम्बिनेशन 0 आएगा, समेशन 0 आएगा, एंड नॉट ऑल ए आईज आर 0, बट ऑल ए आई जो है वो यहाँ पर 0 नहीं होंगे। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम है 5 वो सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। वी कोई सी भी वेक्टर स्पेस है जिसपे एक्सियम सेटिस्फाई है, देन वेक्टर जो है उसके इस वे में है कि v1 v2 so on vm तक वेक्टर्स हैं, m डायमेंशन की हम यहाँ पे ले रहे हैं, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा ओवर f इफ a1 v1 प्लस a2 v2। इट्स मीन के तमाम वेक्टर्स के लिए हमने सेपरेट एक एक स्केलर्स लिए है, but sum of these combination is equal to 0 and not all ai's are 0। यहाँ पर तमाम जो a1 a2 a3 so on जितने भी आप वेक्टर्स दे रहे हैं वो सारे के सारे 0 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि सारे 0 नहीं है। तो हमारे पास गिवन जो कॉम्बिनेशन है वो जिस वेक्टर स्पेस से बना है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस कहलाएगी। और सेकेंडली लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें भी ये कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आएगा, बट इसमें इंप्लाइज ईच ए आई इज इक्वल टू 0। इसमें सारे के सारे ए आई जो है वो 0 हो गए, तब ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहलाएगा।
नॉट ऑल AI का मतलब है कि सारे के सारे जीरो हो सकते हैं, कोई एक आधा ऐसा होगा जो जीरो नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने इसको लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने किस वे में इसको डिनोट किया था? लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको डिनोट किया था इस वे में। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक वेक्टर था, इसे हमने अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन किया था। यहाँ पर जो अब हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करना है, इसमें हमने वेक्टर को किसी भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह में बिल्कुल मेंशन नहीं करना। हमने बेसिकली यहाँ पे ये वे करना है कि हमने इस वे में डायरेक्टली इसको जस्ट और जस्ट राइट साइड को लेना है। राइट साइड को लेते हुए इसी तरह A1 A2 A3 जितने भी वेक्टर्स होंगे सारा को सारा को लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। अब हमारे पास बनेगी होमोजीनियस इक्वेशन जो कि इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू में जो 0 है वो बेसिकली वहाँ पे 0 वेक्टर है, 0 आएंगी। जब इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें जितने भी ये स्केलर्स हमने चूज किए A1 A2 A3 ये सारे के सारे अगर तो 0 आते हैं, इनका आंसर जो है जो यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है, बट इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वे में अगर इसका आंसर जो है वो सबका 0 आता है तो वो हमारे पास कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इनमें से सपोज में किसी एक का आंसर जो है वो नॉन जीरो बनता है, यानी कि सपोज करती हूँ 8 2 और 8 3 का आंसर 0 आता है, बट A1 का आंसर जो है वो कोई सा भी स्केलर आता है वो 0 नहीं होता। तो दैट्स मीन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। आज जो है वो सिंपल टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सेम एज इट इज है जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसमें भी इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है और आगे फर्दर हमने बताना है जैसे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट फॉर्म है। इसमें इन दिस केस वी से दैट कि हमारे पास जो 0 इज इक्वल टू दिया गया वो यहाँ पे डिफाइन किया है, वो बेसिकली 0 एक एलिमेंट नहीं है, वो भी एक वेक्टर है जो हमारी वेक्टर स्पेस में से लेकर है। In case we say that V1, V2, Vm so on is a linear dependent independent set, and infinite set S is of vectors is linearly independent if each of its finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent. The empty set अब उसने यहाँ पे डेफिनेशन दी, empty set के हिसाब से empty set हमेशा जो है वो linearly independent होता है, क्योंकि empty set के जितने भी vectors हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर्स भी सारे के सारे 0 एम्प्टी सेट में से अगर आप ले रहे हैं, सपोज कोई एक आधा वेक्टर अगर 0 नहीं होता तब भी वो 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज V1 V2 सो ऑन जितने भी कहता है वेक्टर्स के साथ स्केलर्स लेंगे वो सारे के सारे 0 स्केलर्स हम यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं एम्प्टी सेट। इन केस अगर हम कोई एक भी 0 नहीं लेते बट इक्वल टू 0 की कंडीशन के हिसाब से वो भी 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, विच मीन कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फिर भी वही कॉम्बिनेशन बनेगा 0 की कंडीशन के साथ। अब आगे है एग्जांपल नंबर 17 जो रिलेटेड टू टॉपिक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। शो दैट द वेक्टर्स बिलोंग्स टू R3 3 डायमेंशंस के, इसलिए R के ऊपर 3 मेंशन किया हुआ है, I J K एंड K की फॉर्म के डायमेंशन है, और ये बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाती हैं जो आगे मेंशन भी है इसके अंदर। अभी सिंपल इसने वेक्टर की फॉर्म में दिया है R लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। अब इनको शो करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले कॉम्बिनेशन में मेंशन करना है, इक्वल टू 0 वेक्टर लिया है। कॉम्बिनेशन में मेंशन करने के बाद इनको आप A और B और C को गिवन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सिर्फ ये एक वेक्टर ही आता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट 0 0 की फॉर्म बन रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले में से यहाँ से A 0 0, सेकंड वाले में 0 B 0, थर्ड वाले में 0 0 C की फॉर्म बनेगी, और ये कॉम्बिनेशन के बाद ये बनेगा। इम्प्लाइज यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके हर एलिमेंट हम आपस में इक्वल होंगे, A is equal to 0, B is equal to 0 and C is equal to 0. Thus the given vector are linearly independent over R। जो हमारे पास गिवन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमें स्केलर्स लिए हैं तो हम स्केलर्स के जो आंसर है उसके इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू 0। नाउ एग्जांपल नंबर 18, शो दैट द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर R। 4 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, उनको नेम कोई नहीं दिया, देना चाह रहे हैं ठीक है, जब आ जाते हैं रहने दें। 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, 4 वेक्टर्स को कहता है लीनियरली डिपेंडेंट ओवर R। हमने इनको डिनोट करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, हमने ये शो करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। कॉम्बिनेशन में लिखेंगे A B C की फॉर्म में, 4 है तो हमने यहाँ पे D भी लिया है। लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ABCD को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद ये हमारे पास ये वे बनेगा। लेफ्ट टू राइट साइड से एक एक वेक्टर है, इक्वल आएगा। 4 इक्वेशंस यहाँ पर डिफाइन, 4 वेरिएबल सॉरी डिफाइन है, जिसके अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस आएंगी। 3 इसलिए आएंगी क्योंकि इनके एलिमेंट्स 3 है। 3 इक्वेशंस बनी है। 3 इक्वेशंस में यहाँ पे डायरेक्टली भी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है,
यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ अननाउन, क्योंकि नंबर ऑफ रोज क्या है 3 है, नंबर ऑफ अननाउन क्या है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट ट्रिवियल सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही रोज का होना लाजमी होता है। इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन किस वे का आएगा, आर्बिट्रेरी आएगा, किस वे का आएगा, वो हमने फाइंड करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो आप ये देखें यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो सॉरी ये सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा। डी अगर ऐड करते हैं तो एडिशन से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं इस वक्त डी को हमने स्किप किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हम इक्वेशन 1 और 4 को कंबाइन करेंगे। 1 और 4 को कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये देखें सी भी कैंसिल होता है, बी भी कैंसिल हो जाता है और सिर्फ सॉरी सी और ए कैंसिल हो जाता है, बी और कंडीशन लग जाती है डी इज इक्वल टू 0 वाली। डी इज इक्वल टू 0 को आप इस इक्वेशन में पुट करें सेकंड में, तो आपके पास 11 था बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू -2c। यहाँ से आप c की वैल्यू भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने b की लेनी है। आप c की लोगे तो c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -b/2। अब b वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। जो a की वैल्यू हमारे पास ये बन गई, d इज इक्वल टू 0। a और b को हमने इन केस ऑफ c में टर्म्स में डिफाइन किया है। अब अगर आप इसको देखें ये मेरे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इसे चेक करें हमारे पास जो हमारे स्केलर्स बन रहे हैं, स्केलर्स है फर्स्ट वाला -2, सी को हमने यहाँ पे लेट किया है एज ए 1, फिर आपने इसको डिनोट करना है, वरना ये हमारे पास आर्बिट्रेरी सोल्यूशन है। कोई सा भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लेके इसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है 4 c इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर उसने 1 को मेंशन किया है। -2 b की वैल्यू भी सेम है, वो भी -2 आएगी और c को हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो वो ये देखिए 1 मेंशन किया है। d की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इट्स मीन कि हमारे पास जो स्केलर्स हैं, जो यहाँ पे सारे स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 नहीं है, उसमें नॉन जीरो स्केलर भी हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो गिवन कॉम्बिनेशन है सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑल स्केलर्स आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी एग्जांपल नंबर 19। लेट v इज इक्वल टू p3x, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 को डिनोट किया जाता है इस फॉर्म में, जो भी इसकी डिग्री होती है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया 3 के साथ। विद द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस एंड इक्वल टू 3, लेस एंड इक्वल टू 3 यहाँ पे डिनोट किया है, क्योंकि नीचे जो उसने यहाँ पे डिफाइनिंग की है डिग्री की पॉलिनोमियल्स, उसको उसने डिफाइन किया इक्वल 3। अभी हमारे पास जो यहाँ पे अगर सिंपल ये दी जाती है तो इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, बट आगे इसने कहा बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस एंड इक्वल टू 3 टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए उसने इसको लेस एंड इक्वल टू का वर्ड बोला। इक्वल टू में 3 आएगी, लेस देन के लिए उसने जीरो पॉलिनोमियल लिया। क्यों? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल जो इक्वल में हमने ये लिया 0, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। पहले हम वेक्टर करते हैं तो हम जितनी डिमेंशन के वेक्टर होते हैं उतनी डिमेंशन के यहाँ पे वेक्टर को लिख देते हैं 0 0 0 के साथ कॉमा लगा के। अब पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल आएगी। डिटरमाइनिंग वेदर द वेक्टर्स, जो वेक्टर्स की पॉलिनोमियल की फॉर्म है वो ये 3 वेक्टर्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया। बिलोंगिंग टू P3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमने जो इसको डिनोट करना है, ये शो करना है वो P3x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने शो करना है। सेम वही प्रोसेस है, वेक्टर दिए हुए थे, अब पॉलिनोमियल दे दिया है, एक एक स्केलर लिया है, a b और c स्केलर दिए हैं, तो मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास ये कंडीशन है। इसमें से x3 x2 x और विदाउट x वेरिएबल्स जो हैं सॉरी कोएफिशिएंट्स जो हैं इनको कंपेयर किया है, बिकॉज हमारे पास जो ये जीरो पॉलिनोमियल दी हुई है दैट मीन कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 0x3 प्लस 0x2 प्लस 0x एंड प्लस 0, ये पॉलिनोमियल है जो जीरो पॉलिनोमियल के साथ उसके ऊपर यहाँ पर डिनोट की है। दी नहीं हुई बट ग्रेटर देन और लेस देन और सॉरी इक्वल टू 3 वाली पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनेगी वो 0 0 के साथ बनेगी। लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास इक्वेशंस बनेगी 4 इक्वेशंस के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं
हमने इसको डिनोट करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें तमाम जो स्केलर्स हैं ए बी सी उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो ये बनेगा हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड जो है लीनियर इक्वेशंस को, वो चैप्टर नंबर 4-5 तक हमने यही किया है। कोई सा भी मेथड अप्लाई कर ले, मैट्रिक्स मेथड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई सा भी आप यहाँ पे इसको डिनोट करके डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसने लिया है वो मैट्रिक्स मेथड यूज किया है। इसमें बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना था, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जब हमने होमोजीनियस इक्वेशन की थी जो इक्वल टू 0 आती है, तो यहाँ पर लाइन लगा के 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 ही रहेंगी। मल्टीप्लाई कर लें, उसमें कुछ भी किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, वो फिर भी 0 ही रहेगी। आप ऑगमेंटेड लिखना चाह रहे हैं तब भी सुनिए, ए और स्लैश के साथ लाइन लगा के बी मैट्रिक्स लिखें और वो ऑगमेंटेड को शो करेगा, या ए के साथ में बी को मेंशन करें तब भी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शो करेगा। आप उस वे में भी इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसका लिया रैंक। रैंक लेने के लिए दोबारा से मेथड रिपीट करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रैंक आगे भी लिया हुआ है डायरेक्टली ही, जैसे यहाँ पे डिनोट किया वहाँ पे भी, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में आप रैंक फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट रो एज ए पिवट एंट्री, और एज ए पिवट एंट्री कंसीडर करते हुए हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स है उसे 0 करना। तो उसके बाद हम चलेंगे सेकंड पॉइंट सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, उसको पिवट कंसीडर करते हुए हमने बाकी नीचे 0 करना है। उसके बाद 9 पे चलेंगे। 9 यहाँ पे नहीं रहेगा 9, क्योंकि जैसे ही एड सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी रोज के एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और इसके नीचे हमने यहाँ पे करना है 0। यहाँ पे इसलिए बनाया नहीं हुआ रैंक, लेकिन रैंक आपने लेना है जो कि 3 ही आता है। यहाँ पे मेंशन सिर्फ किया रैंक ए इज इक्वल टू 3। अब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, इसमें इसका सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन है तो इट्स मीन कि हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन का मैंने एमसीक्यू कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ट्रिवियल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन एक ही वे में होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन के लिए होता है। इसमें तमाम स्केलर जो है ए बी सी वो इज इक्वल टू 0 आते हैं। तो ट्रिवियल सोल्यूशन में ए बी सी इज इक्वल टू 0, दैट मींस हेंस द गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एग्जांपल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे पहले वाली हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस की थी, उसके बाद वेक्टर्स की थी, और उससे नेक्स्ट पे हमने अभी जो किया वो पॉलिनोमियल्स वाली थी। अब जो नेक्स्ट वाली है वो मैट्रिक्स की है, M2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है। व्हाट कंडीशन मस्ट ए बी सी एंड डी सेटिस्फाई सो दैट द मैट्रिसेस दिस, ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिसेस हैं। सॉरी, आर लीनियरली डिपेंडेंट आगे कैसे मार्क किया है, हमने बताना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो स्केलर चूज किए, C1 C2 C3 नॉन जीरो कोई से भी स्केलर यहाँ पे चूज किए। चूज करने के बाद इज इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो इक्वल में क्या आएगा 0 मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई किया है, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी उसने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से हो रही है तो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना। ये मैट्रिक्स इक्वल टू किसके आ रहा है 0 0 फॉर्म में आ रहा है। फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, बट होमोजीनियस इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन हमारे पास यहाँ पर कितने नॉन जीरो स्केलर्स हैं, 3 स्केलर्स हैं, बट नॉन जीरो रोज जो है हमारे पास वो 4 रोज हैं। मस्ट हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ एन अननोन रोज। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशन एक में ही आएगा जब इसका रैंक जो है वो लेस हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो जो नंबर ऑफ स्केलर से। लेकिन यहाँ पर उसने उसका रैंक फाइंड नहीं किया। फिर से रैंक आप लोगों ने फिर से खुद फाइंड करना है। मैट्रिक्स लिख दिया है, रैंक फाइंड करेंगे तो वो आंसर दे दिया उसने, रैंक आता है इज इक्वल टू 2। रैंक क्यों आ रहा है, इट्स मीन कि हमारे पास अननोन इक्वेशंस में जो स्केलर्स हैं। मैम जी मैम ये यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिखी है, उसके बाद मैट्रिक्स बनाया इससे ऊपर वाला मैम ये देखिए, मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैम इसको थोड़ा सा बताइएगा। ये आप लोगों ने सॉल्व करके फिर लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना।
यहाँ पर उसने सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट लिखा है और आगे उसने दे दिया कि बाय दिस थ्योरम के ये जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ये रैंक जो है इसका लेस आता है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन से। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखना, आप लोगों ने पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर लें। बेशक ये जो नीचे मैट्रिक्स बनाया हुआ है ये उसने ऊपर बता दिया है कि मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फिर नीचे बता रहा है कंडीशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रैंक है वो लेस देन आ रहा है हमारे पास 3 से, इसलिए उसका सॉल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आ रहा है। ठीक है, ओके मैम। पहले आपने इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस को, बेशक रैंक के वे में कर लें या एडिशन सब्ट्रैक्शन के वे में कर लें, किसी भी वे में सॉल्व करके फिर आपने लिखना है। ये यहाँ पर उसने विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ है क्योंकि पहले चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यही चीजें हमने की है, इसलिए यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया। देखें उसने थ्योरम का रेफरेंस दे दिया है तो बाय थ्योरम, लेकिन सॉल्व उसने यहाँ पे फिर भी नहीं किया उसने। पहले आपने इसको सॉल्व करना है फिर बताना है कि कौन सा भी आ रहा है। अब देखें यहाँ पर अब नीचे जो है ना वो कहता है अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, उसने सॉल्व भी कर दिया बाय रो ऑपरेशन, इसको सॉल्व किया बाय पिवट एंट्री, 0 बनाया सबको, फिर उसके बाद सेकंड पे चला गया उसके अकॉर्डिंग 0 किया है। अब क्या करना है, अब इसको हमने लेना है, इसको बनाना है 1 और इसके नीचे करने हैं हमने इसको 0। जब इसको आप 1 बनाओगे इसके नीचे आएगा 0 तो ऑटोमेटिकली ये ए और बी और ये भी 0 हो जाएंगी। जो कल आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई थी, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसपे b माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 और b माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 नहीं, वहाँ पे 1/5 आ रहा था। 1/2 की कंडीशन के साथ वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इट्स मीन कि हमारे पास गिवन स्केलर ही कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन की चीज का कोई भी चीज नहीं बचेगी जिसका सोल्यूशन आएगा। इसलिए यहाँ पे भी उसने डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 लेते हुए डिनोट किया कि अगर इसका रैंक जो है वो हम 2 लेते हैं वो फिर 2 ही आता है अगर कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन हो। तो दोनों इक्वेशन जो लास्ट वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भी इक्वल, इनकी जगह पे 0 0 आएगा तभी रैंक 2 आएगा। अगर ये 0 0 है तो इट्स मीन कि हमने इसके अंदर से क्या निकालनी है, ए बी और सी और डी की वैल्यू निकालनी है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट जो 2 इक्वेशंस बचती हैं, दोनों के अंदर से एलिमेंट्स नहीं फाइंड हो सकते, हमें इसके लिए लेट करना पड़ेगा। लेट किया है ए बी और डी इज इक्वल टू 1 और सी का आंसर आता है -1 और इट्स मीन के C1 C2 C3 जो है अपनी गिवन ऊपर वाली कंडीशन में अगर आप इसको पुट करते हैं जो कि नंबर ऑफ इक्वेशंस ये बनाई हुई हैं उनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ए बी सी और डी की वैल्यूज, ये वाले ए बी सी डी, फिर C1 C2 और C3 की वैल्यूज आएंगी और वो वैल्यूज क्या आ रही हैं वो कहता है यहाँ पे पूरा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। उनकी वैल्यूज आ रही हैं ये, और ये स्केलर्स हमने खुद से चूज किए थे C1 C2 C3, इनकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए कि हमारे पास गिवन जो मैट्रिसेस का सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमारे पास डिफाइनिंग जो मैट्रिसेस वेक्टर की फॉर्म में दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट बन रहे हैं। अगर तो 0 होते ये सारे तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब इसमें लास्ट एग्जांपल करवाऊंगी मैं यहाँ पे, इसके बाद बाकी आगे बता देती हूँ। एग्जांपल नंबर 21 है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन R टू R रियल नंबर से रियल नंबर की फॉर्म में वेक्टर स्पेस यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इसके जो फंक्शंस हैं आगे वो दिए हुए हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हमने चेक करना है। यहाँ पर जो वेक्टर से हट के अब नंबर दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं। एक सिंपल है कांस्टेंट 2 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। आर से आर इसलिए बोला हुआ है, टिग्नोमेट्रिक इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक पहला 2 है और दूसरा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो हम एंगल्स लेते हैं तो बेसिकली हमारे एंगल्स रियल नंबर से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले नहीं, और नंबर्स की फॉर्म होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मेंशन किया है, स्केलर्स लेते हुए एबीसी स्केलर लेते हुए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन किया है तो इसकी लेफ्ट और राइट साइड को कैसे आप वैल्यूएट करेंगे। राइट साइड पे भी एच आएगा 0, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 0 के साथ हमने क्या लगाना है। जैसे ऊपर हमने पॉलिनोमियल लिए थी 0 पॉलिनोमियल तो बन गई थी 0x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 2 प्लस 0x प्लस 0x की पावर 0। यहाँ पर इक्वल 0 लिया हुआ है क्योंकि आर में से लिया तो आर में से हमने डायरेक्ट वेक्टर चूज किया 0 वेक्टर।
बोल्ड के साथ मेंशन है, कल भी बताया था कि बोल्ड के साथ जब जीरो मेंशन होगा इट मीन जीरो जो है वो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल। अब ये इक्वेशन किस लिए ट्रू है? अगर तो आप लोगों को याद है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में इसी टाइप की क्वेश्चन से जिसमें इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया हुआ था, वो एंगल्स या वो पॉइंट्स बताने थे जिसपे इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी लेफ्ट और राइट साइड पे। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज आई थिंक तो 4 थी या 2 थी, लास्ट वाली एक्सरसाइज थी जो भी थी, उसमें पूरी एक्सरसाइज में यही थी, इक्वेशन दी हुई थी और हमने वो पॉइंट्स बताने थे, यानी कि वो डोमेन बतानी थी जिसपे इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर भी हमने वही पॉइंट बताने जिसपे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले इसने पॉइंट लिए हैं 0, π/4, π/2। 0 लिया है, 0 लेंगे तो क्या बनेगा x की पावर 0, साइन 0 0, तो 4b वाला यहाँ से देखें एलिमेंट स्किप है, cos 0 1 होता है इसलिए यहाँ पे रह गया सिर्फ c। π/4 लेंगे, π/4 पे साइन π/4 पे क्या आंसर आता है, π/4 क्या बनता है 45, और 45 पे आंसर आता है 1/2 स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 1/2। 2 इस बाहर वाले 4 के साथ कटिंग होगी और ये रह जाएगा 2b के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/√2 आता है, 45 पे दोनों का सेम आता है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रहेगा और यहाँ पे रह जाएगा c। और लास्ट π/2 यानी कि साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, जिसकी वजह से लास्ट वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा। अब इन तीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन ली है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता है इसके रिलेटेड क्या आंसर आता है। बट इसके अंदर एक एलिमेंट लाइक सी जो है वो एज ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट यूज हो रहा है। दस द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन because C is an arbitrary element and arbitrary element के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो जो भी आप इसको वैल्यू देंगे C को 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि बनेगा लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट पे थ्योरम है, जितने भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं उनकी सिर्फ आपने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है, उनका प्रूफ नहीं करना। सबसे पहले तो है यहाँ पर थ्योरम लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F एंड S, कोई सा भी वेक्टर स्पेस के अंदर से हमने सेट चूज किए, देन दो कंडीशन कहता है ये सेटिस्फाई होंगी। इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एनी सबसेट S इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली S जो है या स्पैनिंग सेट को या सबसेट को डिनोट कर लें आप। किसी भी वेक्टर्स के अंदर से कुछ वेक्टर्स का सेट चूज कर लें और वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर पूरा सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट देन द सेट v1 v2 so on vm is linearly dependent for all v belongs to V, that is every superset of S is also linearly dependent। किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई सा भी आप सेट चूज कर रहे हैं, इस पूरे थ्योरम का जो मीनिंग है वो जस्ट ये है कि अगर आप किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर से कोई भी वेक्टर्स का सेट चूज कर रहे हैं, अगर वो सेट ऑफ वेक्टर जो है वो जो छोटा सेट हमने लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सबसेट ऑफ एस है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पूरी जो वेक्टर स्पेस है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगी। ये सिर्फ उसने उसका एक कह लें पूरे बड़े सेट में से एक छोटा सेट लेके निचोड़ निकला है। इसका लेमा टाइप है कि अगर पूरा सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली उसके सबसेट तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप किसी सेट को लेके वेक्टर्स का पूरा बड़ा सेट लेके उसमें से कोई सा भी सबसेट लेते हैं, सबसेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होगा। तो अब इसका सारा प्रूफ दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर करना चाह रहे हैं प्रूफ ठीक है, अदरवाइज कोर्स में इंक्लूड नहीं है आपके थ्योरम्स। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की रिलेटेड टू इनको कह रही हूँ कि आप इसकी जो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें। अब आगे है नेक्स्ट पे 6.19 थ्योरम, इसके भी दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर भी वही सेम वे है, किसी भी वेक्टर्स के अंदर से कोई सा भी सेट चूज किया है v1 v2 v3 so on vn ऑफ n वेक्टर्स n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। यहाँ पे अब स्मॉलेस्ट सेट की बात नहीं हो रही, n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 का मतलब यही लिया या तो दो वेक्टर इस सेट के अंदर हम लाजमी लेंगे या दो से ज्यादा ले सकते हैं, दो से कम यानी कि एक के लिए ये बात नहीं हो सकती।
एक के लिए करेंगे तो एक के लिए करने के लिए वैसे ही जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक वेक्टर है उसको ऑटोमेटिकली हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ए लिख लें साथ में, वो डायरेक्टली ए जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर 0 नहीं होगा। ठीक है। In a vector space V is linearly dependent if and only if at least one of the vectors is S is a linear combination of the remaining vectors. अब दो की कंडीशन क्यों ली है? क्योंकि हम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक को लिख सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट दो होने लाजमी है, फिर ही कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। सेकेंडली है सेट एस ऑफ वेक्टर, यहाँ पे भी n ग्रेटर इक्वल टू 2 लिया है क्योंकि यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन डिनोट करना है। is linearly dependent if and only if one of the vector is S is a linear combination of the vectors preceding it. में भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो एक बाकी रह जाएंगे, एक को चूज करते हुए जो बाकी हैं, और दूसरे के अकॉर्डिंग पहले वाले को, पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को, दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में डिनोट किया जा सकता है। देन हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स का सेट लिया है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट को फॉर्म लेंगे तो डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 22 इसमें सिर्फ और सिर्फ R3 के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल नंबर 17 करवाई है, तो वहाँ पे भी बताया था कि वहाँ पे डायरेक्टली ये दिए हुए थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ। स्पैन ऑफ R3 क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है, वहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज किया था, वहाँ पे वेक्टर V1 V2 V3 के फॉर्म में दिए थे, लेकिन ये E1 E2 E3 के साथ डिनोट होते हैं, या आप इसे IJ के साथ भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं 3 डायमेंशंस की वेक्टर स्पेस के लिए। तो ये स्पैन करते हैं पूरी रियल नंबर्स की जो R3 डायमेंशंस के वेक्टर्स हैं, पूरी को स्पैन करते हैं, इसलिए इसको स्पैनिंग ऑफ R भी बोला जाता है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 भी कहलाती है। यहाँ पे लिखा भी है बोल्ड वर्ड के साथ, इसे हम स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 भी बोलते हैं। आगे फिर से मैट्रिक्स था, उसने वही वे चूज किया जो पहले था। अपने जो मैट्रिक्स वाली एग्जांपल पहले किया वो यहाँ पे क्यूरियस ने P2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स चूज किए हुए हैं। 3 मैट्रिक्स को कहता है आपने शो करना है बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस भी, यानी कि स्पैन किए जा सकते हैं। हमने जस्ट ये स्पैनिंग शो करनी है, तो हमने कोई सा भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया ए बी सी के फॉर्म में, और हम इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जो हमारे पास ऊपर गिवन कॉम्बिनेशन दिया। अगर आप देखें फर्स्ट वाले को ए से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को बी से, थर्ड वाले को सी से, तो यही मैट्रिक्स बनता है, ए बी बी सी वाली फॉर्म ही बनती है। और आगे उसने पूछा हुआ है कि क्या 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 और n क्रॉस n को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि इनकी कंडीशन भी वही है। उससे नेक्स्ट पे 6.21 थ्योरम है, ये आप लोगों ने इससे आगे वाले नहीं करने क्योंकि डायमेंशन और बेसिस इंक्लूड नहीं है आपके टॉपिक में, सिर्फ लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट था, तो सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड करना। अब आ गई एक्सरसाइज 6.2 में वेक्टर्स, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, और उससे फर्दर आगे डिफरेंट फंक्शंस जैसे एग्जांपल्स किए हैं, सेम एज इट इज ये भी हैं, इनको भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करते हुए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वे में डिनोट करना है। ये तो है एक्सरसाइज 6.2 का 1 और 2 क्वेश्चन, और उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं 5 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 7, बस यहाँ तक ही आपने इनको करना है, बाकी नहीं करना है। सबसे फर्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 1 6.2 में, determine whether the following vectors in R4 are linearly independent or linearly dependent। linearly independent और dependent हमने बताने हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे उसमें दे दिए हैं, इनके साथ आपने करना क्या है कि यहाँ पे ए बी सी या एक्स वाई जी या A1 B1 C1 कुछ भी ले लें, स्केलर चूज करते हुए इसको इक्वल टू 0 लेना है, 0 वेक्टर लेना है, क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद जो ए बी और सी जो आपने स्केलर लिए, अगर उनका आंसर जो है इक्वल टू 0 आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर उनमें से किसी एक का आंसर भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हमारे पास वो बनेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है वो भी डिनोट किया हुआ है साथ में। ये है मेरे पास वेक्टर्स, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको आगे फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन किया हुआ है, इक्वल टू में वेक्टर है, कॉम्बिनेशन मेंशन करने के बाद उसको फर्दर ओपन किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशंस बनी है 4 क्योंकि 4 डायमेंशन थी, 4 इक्वेशंस बनी है। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने बताना है इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अब यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है इस वे में सॉल्व किया हुआ है,
ये आप लोगों ने पहले भी मेथड पढ़ा है, मुझे आपने इस मेथड का नाम बताना है। ये पहले वाली दो इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व किया है, इन दो के साथ। नेम आपने मुझे बताना है। ये कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मेथड आप में से जिसने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ किया हुआ है, मेजॉरिटी नहीं किया हुआ है, ये उस फर्स्ट ईयर में करवाया जाता है मेथड। जल्दी से मेथड का नेम बताइए। डिटरमिनेंट्स के लिए यूज होता है मेथड। वो तो डिटर्मिनेंट के लिए, लेकिन इसका नेम होता है एक। इसके जो ओवर में वैल्यूज लिखी हुई हैं ए के नीचे, वो ए वाले एलिमेंट को स्किप करके फर्स्ट वाली दोनों इक्वेशंस में से इन दो का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, सी और बी को स्किप करके। लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट नेम बताना है आप लोगों ने कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है। कोई है माइंड में नेम या नहीं? नो मैम, मेरे नहीं है माइंड में। और नो किसी मैम, के? मैम जी आप ही बता दे। मैं नहीं बताऊंगी, सारा कुछ मैं बताऊंगी तो आप लोग खुद क्या करेंगे? चलो मैम कल बता दे। ये मैं कल भी नहीं बताऊंगी, कल भी आप ही बताएंगे मुझे। मैम जी हम ही कल बताएंगे। चले ठीक है, जो कल नेम बताएगा उसको मैं दूंगी एक्स्ट्रा मार्क्स। मैम ये हमने पढ़ा हुआ है वैसे, मतलब हाँ पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट। बिल्कुल पढ़ा हुआ है। मैम किसका नेम बताना है आपने? कौन बोला है, क्या बोला है? मैम कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं? जो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वो मेथड, अगर मैं नेम बता दूंगी तो क्या फायदा रहेगा। ये पहली दो इक्वेशंस पे अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको डिटेल से डिफाइन कर देती हूँ। इसमें जो स्केलर ऊपर आपके पास मेंशन हो रहा है ये ए, इसके नीचे ए को स्किप करते हुए पहली दो लाइन में से जो बाकी स्केलर्स हैं उसके साथ कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे हैं। देखा आप, इसके साथ ये दो दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आता है 27, माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 करें तो क्या आता है 16। और ये देखें नीचे यही चीज है, तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली लिखी हुई है। उसके बाद बी वाले के नीचे जो देखें अगर आप, तो ये ए और ये सी वाले का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन है। 9 मल्टीप्लाई 1 9 और 2 मल्टीप्लाई 3 जो 6 आएगा, बट इसके साथ यहाँ पर आता है माइनस का साइन, तो उसने डायरेक्टली नीचे माइनस का सॉल्व कर दिया। सी वाले के लिए भी एज इट इज ही सी की फॉर्म आती है। और अब आपने मुझे बताना है कि ये किस वे में सॉल्व किए हुए हैं, और सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगी। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों ने खुद करना है, नहीं होगा तो कल आपके साथ क्लास है, कल करवा दूंगी। मैम ये चैप्टर कौन सा था मैम फर्स्ट ईयर में? अब ये नहीं बताऊंगी, वहाँ चैप्टर बता दिया तो बुक तो खुद ही खुल जानी है, नेट से मिल जानी बल्कि।